नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल 72 पायनियर फॉर एजुकेशन में। मैं डॉक्टर अनुराग सिंह कुशवाहा आज आपको नवंबर 2012 सीटेट के प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करूंगा। यहाँ पे पहला सवाल आपके पास है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को फिल इन द ब्लैंक्स उपलब्ध कराना चाहिए। पहला है पाठ के अंत में, दूसरा है प्रकरणों में अंतर्निर्मित, तीसरा है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पे, चौथा है इकाई के अंत में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका में प्रकरणों में अंतर्निर्मित होना चाहिए। ऐसा क्योंकि प्रकरण में पढ़ाते समय गतिविधियां होंगी तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। पर्यावरण को गतिविधियों आधारित भी होना चाहिए। अतः इसका प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर वो आपके पास होगा, प्रकरणों में अंतर्निर्मित अभ्यास या गतिविधियां उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तीसरा, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। चौथा है, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो जो पर्यावरण अध्ययन है वो एक तरह से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल एक सबसे प्रभावशाली विधि है, क्योंकि इस विधि से ज्ञान की प्राप्ति शिक्षार्थी को स्वयं होती है प्रयोग करके यहाँ पर। तो अतः इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, ना कि अभिभावकों को, ना बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए, ना पुस्तकों और परीक्षाओं पे, क्योंकि पर्यावरण क्या है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यहाँ पर। और जितना बच्चा प्रैक्टिकल करेगा वो उसको उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा और ये ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा यहाँ पर। तीसरा सवाल है आपके पास, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है फिल इन द ब्लैंक का प्रयोग करना चाहिए। पहला है आवधिक परीक्षाएं, दूसरा है गृह कार्य है, तीसरा है योगात्मक कार्य है, चौथा है पोर्टफोलियो। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए। क्यों भाई पोर्टफोलियो का क्यों प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि पोर्टफोलियो में निम्नलिखित चीजें होती हैं, बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र, स्व आकलन शीट, या उसी को आप कार्यपत्रक कह सकते हैं या उसी को आप वर्कशीट कह सकते हैं। इससे बच्चे के संपूर्ण वृद्धि या विकास का आकलन होता है यहाँ पर। तो अतः बच्चे का सबसे तरीका है आकलन करने का प्राइमरी स्तर पर पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। चौथा सवाल आपके पास है, एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये, पहला है इसमें ऑप्शन, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तीसरा है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। चौथा है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं यहाँ पर। तो जब कोई भी हम दृश्य श्रव्य का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तो इसमें क्या होता है कि सारी इंद्रियां इन्वॉल्व रहती हैं बच्चे की। जब सारी इंद्रियां इन्वॉल्व रहती है तो जिससे कि उसमें क्या होता है कि एक बच्चा बेहतर तरह से ज्ञान का हासिल करता है और ये ज्ञान क्या होता है, स्थायी बन जाता है यहाँ पर। तो बच्चों को क्या होना चाहिए कि कहने का यहाँ पर है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करता है और ये जब उपयोग करेगा अधिकतम इंद्रियों को तो यह ज्ञान उसके लिए स्थायी हो जाएगा यहाँ पर, उसको बेहतर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है,
जबकि लीना चर्चा एवं मस्तिष्क उद्वेलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। फिल इन द ब्लैंक्स के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करती है। पहली है व्यक्तिगत विभिन्नताओं, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा निरंतरता, चौथा अंतर संबंध। अब यहाँ पे कहते हैं, अगर इस प्रश्न को आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि दो लोग हैं, एक सीमा है वो रट के तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना क्या होती, वो चर्चा व मस्तिष्क उद्वेलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि दोनों शिक्षार्थियों का जो सीखने का क्षमता का स्तर है एक जैसा नहीं है, क्योंकि हर प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता का स्तर एक जैसा नहीं होता है। उसके सीखने की क्षमता का स्तर का जन्मजात और वातावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। कोई शिक्षार्थी रट के सीख लेता है तो कोई हस्तप्रक गतिविधियों से सीख लेता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। पहला है समस्या है, सहयोगात्मक अधिगम है, तीसरा है निर्देशित खोज है, चौथा है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की अन्य विधियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने की। यहाँ पर कहते हैं आंसर यहाँ पर कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषयों को बच्चों को पढ़ाने में अनुभव जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है यहाँ पर, इसलिए कहते हैं यहाँ व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट नहीं करना उसमें इंक्लूड है। आगे 7वां है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना फिल इन द ब्लैंक सहायता करता है। सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, दूसरा है पाठ के आनंददायी और रोचक बनाने में, तीसरा है निर्देशित को, चौथा है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। देखिए दो चीज आपको ध्यान रखनी है, कविता और कहानी विधि जहां होती है वहां पर क्या होता है, बच्चे में सृजनात्मक रुचि जिज्ञासा का विकास होता है और बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण किया जा सकता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर कहते हैं कि कविता और कहानी विधि में कल्पना शब्द आपको जरूर मिलेगा, और ये इसमें पर्यावरण में नहीं, ये हर विषय में होता है यहाँ पर। और एक सवाल आपको जरूर मिलेगा यहाँ पर, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर कहते हैं कि स्थायी, यहाँ पर जो आंसर आएगा यहाँ पर इसका स्थानीय व वैश्विक स्तर पर संसार की प्रगति की खोजने कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। यहाँ पर ये क्या हो गया भैया, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का ही ऑप्शन आ गया है, निर्देशित खोज आ गया है यहाँ पर। अब इसको आप देख लीजिए, लिख दिया गया यहाँ पे, लिखा गया है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने एवं कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3rd होगा यहाँ पर। अब 8th नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्लेशिया मुक्ता फिल इन द ब्लैंक्स की समस्या के साथ संबंधित है। जो डिस्क्लेशिया है ये वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा ये आएगा 3rd नंबर आएगा पढ़ने पे, मतलब डिस्क्लेशिया मुक्तता पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है यहाँ पर। मतलब विशेष तौर पर जो मनुष्य है यहाँ पर या शिक्षार्थी है उसे दृश्य अंकन की कठिनाइयों के कारण वो उसको पढ़ नहीं सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। पहला है उच्च नैतिक विकास, दूसरा है समूहों में द्वंद्व,
तीसरा है गहन प्रतियोगिता, चौथा है उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा। तो यहाँ कह रहा है पहली चीज आती है सहयोगात्मक अधिगम होता क्या है आपके पास। जो सहयोगात्मक अधिगम होता है इसमें एक परियोजना कुछ शिक्षार्थियों को उत्तरदायी निभाने के लिए दिए जाते हैं और वो सभी मिलकर इस कार्य को पूर्ण करते हैं। इससे उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और निर्णय शक्ति का विकास होता है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा वो है उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा, क्योंकि ना द्वंद्व हो सकता, द्वंद्व होगा तो सहयोगात्मक नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगी, यहाँ पर उच्च नैतिकता का विकास नहीं यहाँ पर होगा। यहाँ पर तो जो इसका आंसर आएगा उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, अलबर्नी जिस देश से आया था उसका नाम। पहली चीज तो आप जो अलबर्नी थे ये आए थे उज्बेकिस्तान से, इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। अलबर्नी क्या थे, ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था और इन्होंने पुस्तक लिखी थी तहकीके हिंद। यहाँ पर तहकीके हिंद लिखी थी और तहकीके हिंद जो किताब है वो थी मुख्यतः, अगर उसको हम हिंदी में जाने तो वो था भारत की खोज थी यहाँ पर। और इस किताब में उन्होंने खास तौर पर भारत के विषय में लिखा था और भारत में जो खास तौर पे थे तालाबों के बारे में वर्णन किया था। क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है कि अलबर्नी किसके साथ भारत आए थे, तो मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। यहाँ पर इनकी किताब कौन सी है, यहाँ पर लिखी थी तहकीके हिंद किताब थी यहाँ पर, और जिसमें इन्होंने किसका वर्णन किया था, उसमें भारत में तालाबों के बारे में वर्णन किया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिए हुए हैं। क्रम संख्या है दिया पहले कॉलम में, स्टेशन का नाम है, पहुंचने के समय, प्रस्थान के समय, दूरी और दिन। चौथे क्रम संख्या में सूरत 16.15 16-20 है 530 किलोमीटर। पांचवा है बलसाड़ है 17-23 है 17-25 598। छठा है भिवंडी है 21-10 है 21-20 है 772 है। सातवां है मडगांव है 735 है 745। अरे 735, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, नीचे का मडगांव में 735 में बोल गया, 7:35 और प्रस्थान के समय 7:45। 1509 दूरी है यहाँ पर और दिन है 2। उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत एवं मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा क्रमशः समय। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर कह रहा है कि दो चीज आपसे यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर आपसे कि सूरत से मडगांव, यहाँ पर जो सूरत होगा यहाँ पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी, ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो शाम के, आप यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि शाम के 4:20 से और क्या है सुबह के 4:20, तो ये कितना कुल टोटल समय हो गया, यहाँ पे हो गया है यहाँ पर 12 हो गया, 12 घंटे हो गया। फिर आता है, इसी को हम उसी कैलकुलेशन चार्ट के अनुसार ही करेंगे कि सुबह के यहाँ पर है 4:20 से कब तक है, सुबह के यहाँ पर 7:35 तक। तो इस टाइम को अगर हम कैलकुलेट करेंगे 3:15 यहाँ पर, तो कुल समय कितना हुआ यहाँ पर, जो कुल समय हुआ आपके पास वो कुल समय हो गया, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 15:15 हुआ यहाँ पर। अब हम डिस्टेंस भी पूछ रहा है यहाँ पर, तो डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, दूरी हम करेंगे 1509
को माइनस करेंगे 530 से तो आपके पास आएगा 979। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर आपके पास आएगा वो डी आएगा। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन आएगा 979 किलोमीटर 15 घंटे 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते समय श्यामा का निष्पादन कक्ष में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन, तीसरा है मॉडलिंग, चौथा है अनुकर्म। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सृजनात्मक शिक्षार्थी। जो सृजनात्मक शिक्षार्थी है, पहला तो इसका मतलब क्या होता है आपको ये समझना। हर्बर्ट के अनुसार कहते हैं कि जब चिंतन में नवीनता हो तो उसे सृजनात्मक चिंतन कहते हैं, और सृजनात्मक शिक्षार्थी का चिंतन अपसारी चिंतन का दूसरा नाम है यहाँ पर। तो ये इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, यहाँ पर 12th अपसारी चिंतन। यहाँ पर कि बच्चा जो होगा वहाँ पर वो सीखा गया, कम समय में सीख रहा है, वो इसलिए क्योंकि अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। यहाँ पर 13 है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य फिलिंग द ब्लैंक्स को बढ़ावा देता है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता, तीसरा है पुनर्बलन, चौथा है ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण। तो यहाँ पर जो कह रहा है बच्चे शिक्षण अधिगम पूछा जा रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली संप्रदायों के साथ जोड़ने में, पढ़ाए जाने संप्रदायों को जोड़ने के में सहायता करता है। तो यहाँ पर जो सहायता होगा करता है, तो इसमें क्या कह रहा है कि टीचर्स जो है वो नए को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ रहा है। जब उसके साथ जोड़ता है तो वो ज्ञान क्या होता है, बहुत स्थायित्व होता है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। यहाँ पर 14 नंबर सवाल है यहाँ पर, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था कि आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, दूसरा है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, तीसरा है अभिभावकों को संतुष्ट करना, चौथा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो ये सवाल मैं ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि आयोजन करना एक विद्यार्थियों में विज्ञान प्रदर्शनी का, एक विज्ञान प्रदर्शनी क्या है, एक सृजनात्मक माध्यम है। यहाँ पर उस पे बच्चे का वो सृजनात्मक माध्यम का जब होगा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम ज्ञान में, तो वो स्थायी हो जाएगा यहाँ पर, जिसको मैं ऑलरेडी इससे पहले के क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर 15 है यहाँ पर, फिलिंग द ब्लैंक्स के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाली वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। के अलावा कह रहा है यहाँ पे शब्द अलावा, मतलब कौन सा नहीं है वातावरणीय कारकों के अलावा। देखिए जो संस्कृति है, शिक्षा की गुणवत्ता है, पौष्टिकता है, यहाँ पर ये सब क्या है, ये जो चीज़ें हैं इतनी सब ये क्या है, वातावरणीय है कह सकते हैं, या एनवायरमेंटल है यहाँ पर। और जो शारीरिक गठन है ये क्या है, अनुवांशिकी है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं यहाँ पर। मीन्स कि जो संस्कृति होगी, शिक्षा की गुणवत्ता होगी, पौष्टिकता, वो उसे किससे मिले, ये सब क्या कौन से कारक है, वातावरणीय, जो बच्चों का विकास में सहायता करेंगे। लेकिन शारीरिक संगठन क्या होगा, ये एक जननिकी है या अनुवांशिकी है, जिस प्रकार के गुणसूत्र होंगे उसी प्रकार का कैरेक्टर्स होगा, उसी के अनुसार शारीरिक गठन होगा। तो अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
फोर्थ होगा शारीरिक गठन। 16 नंबर का सवाल है कांसा, जिसे बोलते हैं ब्रॉन्ज, के विषय में, जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर कांसा, तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है यहाँ पर। क्लियर? मिश्र धातु क्या होते हैं? धातुओं का समांग मिश्रण। मतलब जो कांसा है वो एक धातुओं का समांग मिश्रण है जो तांबा और टिन से बना हुआ है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा सेकंड होगा यहाँ पर। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों को उपयोग करने में मृदा, पहला ऑप्शन है बंजर हो जाती है, दूसरा है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, तीसरा सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती, चौथा उर्वर बन जाती। यहाँ पर कह रहा है सवाल में, एक फसल को बार बार आप उगा रहे हैं और रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब हम एक फसल को बार बार उगाएंगे तो जो मृदा की है उर्वरकता शक्ति एवं पोषकता क्या हो जाएगी? वो नष्ट हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप से वो जमीन क्या होगी या वो मृदा क्या होगी? बंजर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर कि एक ही फसल बार बार उगाएंगे या रसायनों का प्रयोग करेंगे तो वो मृदा क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पहला है, ए है पेड़ों के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, बी है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सी है पत्थर मिट्टी एयर चूने से बनी मोटी दीवारें, डी है लकड़ी के फर्श। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास आएगा वो आएगा ए आएगा, बी और सी और डी। देखिए बी क्या होता है? निचली मंजिल में, जितने भी लेह लद्दाख में मकान बने हुए हैं निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर वो अपना सामान या जानवर बांधते हैं यहाँ पर। ठीक, चूने से बनी दीवारें होती है यहाँ पर, वो क्या होते हैं? कीड़े ना आ पाए यहाँ पर। ठीक, और लकड़ी की फर्श क्या होती है? एक ऊष्मा की कुचालक होती है जिससे कि उनको सर्दी नहीं वहाँ पे एहसास हो सकती फर्श पे यहाँ पर। तो इसका जो आंसर आएगा बी, सी और डी होगा यहाँ पर, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, अब तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। पहला, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, दूसरा है विद्यालयों में दोपहर का पका भोजन उपलब्ध करवाने से, तीसरा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, चौथा है पुरानी झीलें निर्मित करने से। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तरुण भारत संघ है क्या। जो तरुण भारत संघ है इसकी जो स्थापना थी उसकी स्थापना करी थी राजेंद्र सिंह ने करी थी, और राजेंद्र सिंह को बोलते हैं वाटरमैन ऑफ द इंडिया। अब यहीं से आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया, वाटरमैन ऑफ इंडिया। और इस संघ की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय जो है भीकमपुर अलवर राजस्थान में यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर तो पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से। मतलब तरुण भारत संघ जो है वो जल संचय के कार्य में लगा हुआ है, एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप है यहाँ पर, जो पुरानी झीलें निर्मित करने से है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बी है नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, सी है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जब सांप किसी भी व्यक्ति को काटता है तो जहर उसके शरीर में चला जाता है, डी है सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर बी, ए और सी होगा। देखिए हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला आपने सुना होगा नाग होगा, कोबरा, दूसरा करैत है, तीसरा है दुबैया है, और चौथा है औफाई है। यहाँ पर नाग
जहरीला सांप है, ये अंडरस्टूड है आपके पास। जहरीले सांप में दांत होते हैं जिसके द्वारा से वो अपने विष को मनुष्यों में या अपने शिकार पर स्थानांतरित करता है। अब यहाँ पर क्या कहता है, सांप काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप काटने की दवाई जो होती है वो उसको हम कहते हैं एंटी वैनम कहते हैं, यहाँ पर प्रतिविष कहते हैं। यहाँ पर किसी भी घोड़े को अगर सांप का जहर धीरे धीरे मात्रा में दे के बढ़ाया जाता है, उससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं दवा, एंटी वैनम कहते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं यहाँ पर। तो अतः ये कथन गलत है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा थर्ड, बी, ए और सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण को चुनिए। बदबूदार पतला पीला द्रव, दूसरा है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, तीसरा है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का द्रव, चौथा है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। तो जो पेट्रोल होता है ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल कहते हैं, और ये क्रूड ऑयल क्या होता है, काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है यहाँ पर। अतः पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण जो होंगे यहाँ पर बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फोर्थ होगा, पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए, चीनी लिखा हुआ है यहाँ पर, चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, चौथा है मलेरिया, डेंगू, हैजा। तो यहाँ पर जो मच्छरों के द्वारा फैलता है वो फैलता है आपके पास मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, यहाँ पर मॉस्किटो के द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर हैजा क्या है, एक प्रदूषित जल से लेने पे यहाँ पर उत्पन्न होता है। यहाँ पर मियादी बुखार भी आ गया, तो यहाँ पर इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो सेकंड करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला है अति उत्तम गुणवत्ता वाले फाइबर पेन, दूसरा है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेन, तीसरा पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, चौथा है विशेष प्रकार बने पोस्ट के रंग। अब ये मधुबनी भारत के किस क्षेत्र की कला है? जो मधुबनी है चित्रों की बनाने की कला है, ये एक्चुअली में क्या है, बिहार की है। यहाँ पर बिहार की है, और इस कला में फूल, पत्तियों, इंसान, जानवर, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। और उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और सबसे खास बात है इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर मधुबनी के चित्रों में बनाने पर। तो इसका जो आंसर होगा पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों आपके सामने। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा, यहाँ पर कहते हैं, पहले तो आप इसके वो देख लीजिए ऑप्शन क्या है। पहला है समावेशी शिक्षा, दूसरा समवयस्क शिक्षा, तीसरा है प्रतिपूरक शिक्षा, चौथा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये जो स्कूल है ये पालन कर रहा है, किसका पालन कर रहा है? समावेशी शिक्षा का पालन का, मतलब सभी तरह के बच्चे को एक साथ पढ़ाना है। तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, समावेशी शिक्षा।
क्वेश्चन नंबर 25 है। इससे पहले भी मेरे यूट्यूब के वीडियो में इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर बच्चों आपको मैं उसको फिर से क्वेश्चन आपको पढ़ रहा हूँ। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, इस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर पहला, एक उसने जो एग्जाम्पल दिए, पहला है हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते। बी है हम फर्श और हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाती। सी है ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास लौटती। डी है घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगा के रोकते हैं। यहाँ पर तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर करेक्ट, देखिए हम पेन की नोक लिख रहे हैं, घर्षण कारण भी लिख रहे हैं यहाँ पर, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर बी है हम पैरों और जो फर्श पे हम चलते तो वो घर्षण के कारण ही चल रहे हैं। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद, ये घर्षण के कारण नहीं आ रही, ये किसके कारण आ रही? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ आके लौटती है। तो यहाँ पर ये आपके पास गलत होगा। घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन को हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक लगा के रोकते हैं। ये भी घर्षण का ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास, वो करेक्ट आंसर होगा डी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास। एक पश्मीना शॉल लगभग फिल इन द ब्लैंक साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती व एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु फिल इन द ब्लैंक घंटों का समय लगता। पश्मीना किससे मिलती है? कश्मीरी बकरी से आपको। तो एक पश्मीना शॉल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने के लिए लगभग आपके पास 200 घंटे का समय लगता है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास वो होगा डी, 10 और 200। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 है। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है यहाँ पर? तो इसका जो आंसर आएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। मतलब इससे क्या होगा, जब उससे बच्चा सीखेगा तो सीखने के नए आयामों को क्या कर रहा, वो अनुगमन कर रही है यहाँ पर। तो इसका आंसर आएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 है। नेपेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। पहला है मेघालय में, दूसरा है आसाम में, तीसरा उड़ीसा में, चौथा है अरुणाचल प्रदेश में। नेपेंथीज एक कीट भक्षी पौधा है। किसको खा रहा है? मेढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों को। ये क्यों खाते हैं? कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं? ऐसी मृदा में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की डिफिशियंसी या नाइट्रोजन की कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए मेढक और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। एक तो ये कीट भक्षी के बारे में आप में क्लियर हो गया। अब ये पौधा कहाँ पाया जा रहा है हमारे देश में? ये हमारे देश में पाया जाता है मेघालय में। और इसके अलावा विश्व के भारत के अलावा विश्व के और देश जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी और इंडोनेशिया में भी ये नेपेंथीज पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, मेघालय में। एक और बात है, नेपेंथीज को हम घटपर्णी भी कहते हैं, समानता नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसे होती हैं? घड़े के समान होती हैं यहाँ पर। तो इसलिए इसे घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 है। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। पहला है पैराफिन मोम है, दूसरा है ग्रीस है, तीसरा है कोयला है, चौथा है पेट्रोल है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पैराफिन मोम हो या ग्रीस हो या पेट्रोल हो,
ये सब क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद है यहाँ पर। और जो कि कोयला है, ये पुरानी वनस्पतियों के जमीन से और में दबे होने से उसका निर्माण होता है। और कैसा है? ये ठोस है यहाँ पर। और ये तीनों, पैराफिन, मोम हो या ग्रीस हो, ग्रीस को हम स्नेहक भी। आज का आपका ये आखिरी क्वेश्चन है, 30। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। जो मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खियों का पालन करने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है आपके पास अक्टूबर से दिसंबर तक होता है यहाँ पर। क्योंकि उस समय जो फ्लोरा होती है, वनस्पति होती हैं, उनमें क्या होता है? फ्लावरिंग होती है, पुष्प होते हैं। अब मधुमक्खियाँ अपना भोजन किससे प्राप्त करती हैं? पुष्पों से प्राप्त करती हैं। पुष्पों के मकरंद को चूसती है यहाँ पर। तो इसलिए जो उपयुक्त होगा पालन शुरू करने का समय, वो होगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच।